बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो भी सूरत हाल आपको नज़र आ रही है, सारी की सारी सुप्रीम कोर्ट के गिर्द घूम रही है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी खबरें आ रही हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामलात भी जा रहे हैं। एक जंग सुप्रीम कोर्ट के बाहर जारी है और एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर जारी है। आज जो खबरें आई उनमें से अक्सरियत का ताल्लुक सुप्रीम कोर्ट से ही है। उन सारों के ऊपर बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई, वो अलग दरख्वास्त लेके, इलेक्शन कमीशन अलग दरख्वास्त लेके पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एक जंग जारी है मौजूदा चीफ जस्टिस साहब और आने वाले चीफ जस्टिस साहब के दरमियान, उसमें ख़त्तो किताबत का सिलसिला जारी है। वो भी आ गया, फिर मंजर आम पे आ गए। अब उसके ऊपर एक तवील बहस जारी है। ये क्या मामलात हैं, सारों के ऊपर बात करेंगे। और काजी साहब जो है वो खुलकर सामने आ गए हैं, इसके ऊपर भी तफसील से बात करते हैं। जबकि बेकरी का जो वाक़या हुआ इस्लामाबाद के अंदर, ये उसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं। ख़ास तौर पर ये बात करेंगे कि उसका आखिर सबक क्या है, इसके ऊपर भी बात करते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा जो है रावलपिंडी वाला मनसूख कर दिया, उसकी क्या वजह है उसके ऊपर भी बात करते हैं। उसमें एक अहम नुक्ता है, वो आपके सामने रखेंगे, जो मुमकिन वजह हो सकता है जलसे की मनसूखी की। सबसे पहले आते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की और वो दरख्वास्त है जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम का ऑर्डिनेंस आया। सदर ज़रदारी साहब ने ऑर्डिनेंस पर दस्तखत किए, नाफिज हुआ। काजी साहब ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को तब्दील किया। मंसूर अली शाह साहब नाराज़ हुए, उन्होंने चीफ जस्टिस को ख़त लिखा और कमेटी का बाइकआउट कर दिया। काजी साहब ने मुनीब अख्तर साहब को बेंच, वो जो कमेटी थी उससे निकाल दिया। जो एक तनाज़ा खड़ा हुआ, जो उसकी वजह बना, वो है ऑर्डिनेंस। उस ऑर्डिनेंस को आज बैरिस्टर गौर साहब ने सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर चैलेंज कर दिया है। यानी अब वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया। सब के सब मामला सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और जो उनका हल वहाँ से निकलता है वो हालात को, वाक़यात को, मसाइल को, बजाय इसके कि वो सॉर्ट आउट हों, वो और पेचीदा हो जाते हैं। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल मखसूस नशिस्तों का केस है। बहरहाल ये उसको चैलेंज कर दिया, देखेंगे उसके ऊपर क्या मामला बनता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया। फैसले में करार दिया गया पीटीआई को नशिस्तें दे दें। इलेक्शन कमीशन ने वो काम नहीं किया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत जारी की, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को वजाहत की ज़रूरत थी। रुजू किया, वजाहत आई, लेकिन उसके बावजूद भी फैसले पर अमल दरामद नहीं किया। वजाहत आने के बावजूद फिर तफसीली फैसला आ गया, उसके बावजूद भी 7 इजलास हुए, फैसला नहीं हो सका। तहरीक इंसाफ को नशिस्तें भी नहीं दी। इस दौरान हुकूमत की जानिब से कानून साजी भी कर दी गई। अब इलेक्शन कमीशन के पास दो ही ऑप्शन थे, कानून या फैसला। इसी चीज़ को लेकर आज वो सुप्रीम कोर्ट के सामने गए, उन्होंने दरख्वास्त दायर की और उसके अंदर दो अहम नुकात मैं आपके सामने रख देता हूँ फॉर द अंडरस्टैंडिंग। क्या आप इसमें देखें इलेक्शन कमीशन इस वक्त रोल क्या प्ले कर रहा है, वो आपको शायद इसमें समझ आए। एक बात तो बड़ी क्लियर है और बड़ी रीजनेबल बात है। पहला नुकता जो मेरा है, इलेक्शन कमीशन अपनी दरख्वास्त में ये कह रहा है कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट को फ़ौक़ियत दी जाए या अदालती फ़ैसले को, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट हमारी रहनुमाई करे। अब इसमें एक और नुकता जो है वो ये है कि जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला है वो दोबारा से उन्हीं मुअज़्ज़िज़ 8 जज साहिबान के पास चला जाएगा जिनका ये अक्सरियती फ़ैसला था, क्योंकि जो बाकी हैं वो तो तहरीक इंसाफ को देने के हक़ में नहीं थे। 8 जज साहिबान जो हैं, इसका दिफा तो उन्हीं को करना पड़ेगा। सो लिहाजा ये जो मखसूस नशिस्तों का मामला है, एक बार फिर मुअज़्ज़िज़ 8 जज साहिबान के पास चला जाएगा। ये एक नुकता हो गया। अब वहाँ से तशरीह होगी कि फ़ौक़ियत कानून की है या अदालती फ़ैसले की है। अगला नुकता ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ठीक से समझना है। मैं उसको पढ़ देता हूँ जो इलेक्शन कमीशन ने अपनी दरख्वास्त में उठाया। इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि तरमीमी एक्ट में मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक तरमीम करके माजी से इतलाक़ किया गया है। यानी जो कानून बनाया गया है, ये तरमीम की गई है, उसका इतलाक़ होता है माजी से, ये इलेक्शन कमीशन कह रहा है। और आगे अदालती फ़ैसले वाज़े हैं, आगे वो बात उसी से आगे बढ़ा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है कि अदालती फ़ैसले वाज़े हैं कि पार्लियामेंट की दानिश का जायज़ा नहीं लिया जा सकता। और आगे कहते हैं कि अदालती फ़ैसलों को मद्देनज़र रखते हुए तरमीमी एक्ट पर अमल दरामद न करना भी सवालिया निशान होगा। सो ये बिल्कुल वही मौक़िफ़ है जो इस वक्त हुकूमत का मौक़िफ़ है। अगर आप इन दोनों को जोड़ के देखें, इलेक्शन कमीशन को और हुकूमत के मौक़िफ़ को, तो वो आपको एक ही पेज पे नज़र आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि अदालती फ़ैसले ऐसे मौजूद हैं जो कि इस बात की गमाज़ी करते हैं कि कानून जो है उसको फ़ौक़ियत हासिल है। साथ ही इस्तदलाल भी कर दिया, अगरचे इसका हतमी फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के अंदर होगा, दलाइल वहाँ पे इनको देना पड़ेंगे, लेकिन ये मामला जो है वहाँ पे चला गया। इम्प्रेशन ये है, जो आपको ज़मीनी हक़ाइक़ भी नज़र आ रहे हैं, तहरीक इंसाफ तो चलें इल्ज़ाम लगा रही है, वो एक ऑब्वियसली पार्टी है, अग्रीव्ड पार्टी है, उनका हक़ बनता है आवाज़ उठाएं, हर फोरम पे जा रहे हैं, जाएँ, जाना चाहिए भी। लेकिन इलेक्शन कमीशन के जो इंटेंट है
वो भी आपको करीब तर नज़र आती है हुकूमती मौक़िफ़ के। अब आ जाते हैं जनाब, मैंने कहा चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब खुलकर सामने आ गए। वजह क्या बनी? जब ऑर्डिनेंस आया उसके कुछ ही घंटों के अंदर काजी साहब ने वो जो जजेस कमेटी है जो बेंचेस तश्कील देती है उसमें तब्दीली कर दी, मुनीब अख्तर साहब को निकाला और अमीनुद्दीन साहब को शामिल कर लिया। ये सब अमल जब हो गया उसी दिन इजलास भी था कमेटी का, और मंसूर अली शाह साहब बावजूद इसके वहाँ मौजूद थे इहाते में अदालत के, लेकिन वो कमेटी में शरीक नहीं हुए और वो चले गए। बाद अज़ा उन्होंने चीफ जस्टिस को ख़त लिखा और ख़त के अंदर उन्होंने मुतअद्दिद सवालात भी किए, बिलखुसूस कि मुनीब अख्तर साहब को बग़ैर वजह बताए कमेटी से क्यों निकाला गया और अमीनुद्दीन ख़ान को क्यों शामिल किया गया, क्योंकि उनका नंबर 5वां था सीनियरिटी में। तो ये उनके कुछ सवालात थे जो उन्होंने किए और अपनी 3 शराइत भी आयद कर दी थी कि अगर वो 3 में से कोई एक पूरी होगी तो ही मैं कमेटी में बैठूंगा, अदरवाइज़ मैं कमेटी में नहीं बैठूंगा। ये कौन है? ये आने वाले चीफ जस्टिस साहब हैं। और किसको लिख रहे हैं? जो इस वक्त चीफ जस्टिस साहब हैं। तो आज चीफ जस्टिस साहब का इस सवाल, इस यानी ख़त के जवाब में एक जवाबी ख़त आ गया और इसके अंदर उन्होंने बहुत सारी बातें कर दी जिसको मैं कह रहा हूँ कि खुलकर सामने आना। एक बात तो उन्होंने सबसे पहले मंसूर अली शाह साहब को ये बावर करवाया कि यानी कि मैं अब ये कह रहा हूँ शाह साहब, क्योंकि उन्होंने ख़त लिखा मुखातिब करने के लिए, आपका ये हक़ तो बिल्कुल नहीं बनता कि आप मुझसे सवाल करें। उसकी वजह यह है कि मैं मुनीब अख्तर साहब को क्यों निकाला और किसी और को क्यों मैंने कमेटी में रखा। बतौर चीफ जस्टिस ये मेरा इस्तेहकाक है, लेकिन मैं चूँकि जो ये वो कहते हैं ना एक अलम बुलंद किया हुआ है आइन कानून की पासदारी का भी और इन चीज़ों का भी, इसको बुनियाद बना के वो कहते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको जवाब दूंगा क्योंकि आपने मुझसे पूछा है। तो मुनीब अख्तर साहब को कमेटी से बाहर निकालने की जो उन्होंने वजूहात बताई वो कम व बेश 11 वजूहात हैं, मुतअद्दिद उसमें अहम है। उन्होंने कहा जी इन वजूहात की बुनियाद पर मैंने मुनीब अख्तर साहब को कमेटी से बाहर निकाला। मसलन वो ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब को प्रैक्टिस में शामिल न करने की 11 वजूहात बताई। उन्होंने ये कहा है कि जस्टिस मुनीब ने दरख्वास्त गुजारों के कानूनी हक के बरखिलाफ अर्जेंट आइनी मुकदमात सुनने से इनकार किया। नंबर एक बात ये हो गई। और इसके अलावा वो लिखते हैं जस्टिस मुनीब अख्तर ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की सख्त मुखालफत की थी और जस्टिस मुनीब उन 2 जजों में थे जिन्होंने गर्मियों की पूरी तातीलात की और मुकदमात के बोझ से लापरवाह होकर गर्मियों की तातीलात को मुकम्मल किया। और इसके अलावा जस्टिस मुनीब तातीलात के दौरान अदालत का काम करने के लिए दस्तयाब नहीं थे, लेकिन जब भी जजेस कमेटी का इजलास होता था तो उसमें शामिल होने के लिए इसरार करते थे। तो ये उन्होंने कहा। और फिर इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रैक्टिस प्रोसीजर ये मुकदमा 14 दिन के अंदर समाप्त होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने उससे एतराज़ किया। इसके अलावा और भी उन्होंने बहुत सारी वजूहात बता दी, लेकिन मेरा पॉइंट इसमें यह है कि उन्होंने असर्ट करने की कोशिश की कि मैं चीफ जस्टिस हूँ और ये वो रीजनिंग है कानून के यानी कि मयार के ऊपर तो कानूनदान परखेंगे उसको, लेकिन उन्होंने भरपूर रीजंस के साथ जनाब मुनीब अख्तर साहब को जो कमेटी से बाहर निकालने का अमल है उसका उन्होंने दिफा किया। लेकिन इससे आगे आए जिसको मैं खुलने की बात करता हूँ, एक और बात उन्होंने की। उन्होंने कहा जस्टिस मुनीब अख्तर के साथी जजों ने उनके इस रवैये की शिकायत की। उनका जो टुवर्ड्स सम अदर जजेस रवैया ना गैर शाइस्ता था, ये काजी साहब कह रहे हैं अपने ख़त में, उसकी शिकायत भी मुझे मौसूल हुई। आगे जो अहम बात है, काजी साहब लिखते हैं कि आपकी जानिब से, अब ये मुखातिब कर रहे हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को, कि आपकी जानिब से रजिस्ट्रार और सुप्रीम कोर्ट जजेस को ख़त भिजवाए गए और गलत बयानिया के ख़ात्मे के लिए मेरे पास भी सबको नकूल भिजवाने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। पॉइंट इसमें यह है कि जो मंसूर अली शाह साहब ने ख़त लिखा इसके मुताबिक, इस ख़त के मुताबिक वो दीगर जज साहिबान को भी भेजा गया बशमूल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट। तो काजी साहब ये कह रहे हैं कि गलत बयानिए को ख़त्म करने के लिए चूँकि आपने सबको भेजा तो मैं भी इसकी नकल सबको भेज रहा हूँ। उसके अलावा आगे वो कहते हैं कि ये बात बड़ी अहम है, आपने मुझ पर जजेस के इंतखाब, गैर जमहूरी और वन मैन शो जैसा फजूल इल्ज़ाम लगाया। आपकी बातें हक़ाइक़ को तब्दील नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट के लिए जो कुछ किया वो बताने की ज़रूरत नहीं। अवाम में गलत बयानी को ख़त्म करने के लिए आपने ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। तो ये अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि सूरत हाल तशवीशनाक कितनी है। एक चीफ जस्टिस हैं, एक आने वाले चीफ जस्टिस हैं, ये उनके दरमियान गुफ्तगू हो रही है जो पब्लिक भी होगी, जिस पर हम भी बात कर रहे हैं। ये डेफिनेटली तशवीश का पहलू है हर लिहाज से। जिस अदालत ने पूरे मुल्क को, कौम को और बड़े बड़े मामलात को इंसाफ देना है, वहाँ उनके अंदर मुनसिफ जो अंदर बैठे हैं उनकी आपसी जंग का ये आलम है। तो सियासत जो है इस वक्त हमारी, या पोलराइजेशन कह लें, या तकसीम कह लें, या तकसीम दर तकसीम कह लें,
मैनी फोल्ड, अब वो कहाँ कहाँ तक उसके टेंटिकल्स पहुँच गए हैं, वो सारी सूरत हाल आपके सामने। ये कोई अच्छी खबर नहीं है। अब सवाल ये भी है, बल्कि इसी के अंदर फिर उन्होंने दावत भी दे दी उनको कि आप आएँ और कमेटी में तशरीफ़ रखें, यानी कि जो जजेस कमेटी है, दावत भी दी है उसमें उन्होंने। बहरहाल और भी बहुत सारी बातें हैं। ये एक खाका है जो आपको हमें नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या चल रहा है। और मौलाना साहब से आज पीटीआई वफ्द की मुलाकात हुई। वो अपने तय खुश हैं कि उनके मामला भी आगे बढ़ रहे हैं, जबकि मौलाना साहब कमोबेश अपना फैसला ऑलरेडी सुना चुके हैं। इमरान खान साहब की सहाफ़ियों से गुफ्तगू हुई। इमरान खान साहब पिछले कुछ अरसे से कह रहे हैं, जो जलसे थे उन्होंने कहा जी कश्तियाँ जलाएँ और निकलें, सारा कुछ। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है आज की उनकी गुफ्तगू से कि उन्होंने खुद भी कश्तियाँ जला दी हैं। आज एक तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि मैंने पूरी पार्टी को हिदायत दे दी है बशमूल अली अमीन गंडापुर के एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, लिहाजा कोई भी शख्स बात ना करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई नुमाइंदा, कोई बंदा या कोई लीडर एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात ना करे, क्योंकि इसका फ़ायदा नहीं है। वो कहते हैं दिखाती राइट हैं, मारते लेफ्ट हैं, यानी एतमाद भी नहीं है। एतमाद सबसे बड़ी चीज़ होती है, तो एतमाद भी उन्होंने खो दिया। इसके अलावा आगे वो कहते हैं कि हफ्ते के रोज़ अब जलसा जो था रावलपिंडी का, उसको इमरान खान साहब ने मुलतवी करने का ऐलान कर दिया है। आज उन्होंने कहा कि वो हम जलसा नहीं करेंगे, हम एहतजाज करेंगे और भरपूर एहतजाज करेंगे, पूरे मुल्क से लोग आएंगे, सारा कुछ होगा। अब यहाँ एक अहम बात यह हो रही है कि आखिर जलसा मुलतवी क्यों किया गया। इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि आपको याद है मैंने कल भी गुजारिश की थी, मरीम नवाज़ साहिबा ने कल तकरीर की और मैंने ये लिखा भी था और बोला भी था कि मरीम नवाज़ ने जवाबी धमकी दी है अली अमीन गंडापुर को, और अली अमीन गंडापुर साहब ने जो जिन अल्फाज में उनको याद किया उसका जवाब उन्होंने दिया। अब कल ही मैंने कहा था कि इनका जलसा है रावलपिंडी का भी है, फिर मीनार पाकिस्तान लाहौर का भी है, और दोनों पंजाब के जलसे हैं। और मरीम नवाज़ साहिबा ने कल अलार्म बेल्स बजा दी थी। और इस वक्त जो खदशा जाहिर किया जा रहा है वो है कि शायद अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार कर ही ना लिया जाए। तो इसलिए मेरा ख्याल है जलसे को मुलतवी किया गया है और उसकी जगह पे एहतजाज किया जा रहा है। अब ज़रूरी नहीं है एहतजाज के अंदर गंडापुर साहब आएँ, अगर एहतजाज होगा तो गंडापुर साहब वहाँ भी एहतजाज कर सकते हैं। रावलपिंडी के एहतजाज को ज़रूरी नहीं है कि गंडापुर साहब लीड करें। तो ये एक इंप्रेशन उभर के सामने आ रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब के गिरफ्तारी का खदशा अपनी जगह मौजूद है। ये एक मुमकिन वजह हो सकती है जलसे के मुलतवी करने की। अलबत्ता तहरीक इंसाफ ने कल सुप्रीम कोर्ट के सामने यानी कि सुबह सुप्रीम कोर्ट के आगे एहतजाज का ऐलान भी कर दिया है। इमरान खान साहब ने भी कहा, और ये डेफिनेटली उनके मुताबिक जो अदलिया के ऊपर हमला हो रहा है, ये आपको जो जंग नज़र आ रही है, हुकूमत पूरा जोर लगा रही है कि मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोका जाए और काजी साहब को बरकरार रखा जाए, या अगर वो ऐसा करने में नाकाम होती है तो फिर मंसूर अली शाह साहब को बेइख्तियार कर दिया जाए आइनी अदालत बनाकर, या जो आइनी तरामीम का मामला वो लेके आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को बेअसर करने के लिए, यानी इख्तियारात के एतबार से। इन सब चीज़ों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोज कर रही है और इसी के हवाले से उनका कल का एहतजाज भी है। अब एक अदालत के अंदर जंग जारी है, एक अदालत के अंदर की जंग का रिफ्लेक्शन आपको बाहर नज़र आ रहा है अमंग्स पॉलिटिकल पार्टीज़, यानी कि आपको वहाँ भी धड़े नज़र आ रहे हैं, आपको बाहर भी धड़े नज़र आ रहे हैं। तो ये हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, ये यानी कि इंतहाई तशवीश का पहलू है, क्योंकि ये चीज़ें जंग के बारे में कहा जाए तो उसको स्टार्ट करना आसान होता है लेकिन उसको ख़त्म करना बड़ा मुश्किल होता है, और फिर जो उसके असरात होते हैं वो बड़े देर पा होते हैं, कब तक चलते हैं। अब ये एक गैर एलानिया जंग तो जारी है जो आपको हर जगह पे नज़र आ रही है, लेकिन इसके असरात अभी तो जो आपको नज़र आ रहे हैं वो तो हैं ही हैं, इसके मुस्तकबिल पे भी असरात होते हैं। अब हुकूमत जीते या अपोजिशन जीते, तकसीम तो आपको वाज़े नज़र आ जाएगी। अब अगर काजी साहब बरकरार रह जाते हैं उसके नताइज हैं, अगर मंसूर अली शाह साहब बनते हैं उसके नताइज हैं। दोनों सूरतों में तहरीक इंसाफ मंसूर अली शाह साहब को सपोर्ट कर रही है और उनका ये मौक़िफ़ अपनी जगह दुरुस्त है कि कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक उनका हक है और उनका ये इस्तेहकाक है, कानून के मुताबिक वो फैसले दे रहे हैं, उनको टाइम पे जज बनना चाहिए। लेकिन काजी फैसल साहब को वो अपोज कर रहे हैं, उसकी वजह यह है उनके मुताबिक उनको वहाँ से इंसाफ नहीं मिल रहा। और अगर रिकॉर्ड को देखें तो रिकॉर्ड भी कुछ ऐसा ही बताता है, तहरीक इंसाफ से मुतालिक जो भी केसेस काजी साहब के सामने लगे वहाँ पर तहरीक इंसाफ को इंसाफ तो मैं ये नहीं कहूँगा, यानी रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आया जो वो तवक्को करें। तो इसलिए वो समझते हैं, एलानिया भी कह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े होकर एतराज़ किया, लेकिन उन्होंने एतराज़ के बावजूद अपने आप को बेंच से अलग नहीं किया। एक बार नहीं, मुतअद्दिद बार किया, तहरीरी तौर पर किया, लेकिन काजी साहब अपनी सीट से, अपनी यानी कि जो उनका पोजीशन है उससे वो पीछे नहीं हटे, उनकी अपनी रीजनिंग है। तो ये यानी ये तकसीम दर तकसीम ये हमारे लिए एक तशवीश का पहलू है। अब देखते हैं कि गंडापुर साहब और ये जलसे का, अब एहतजाज के ऊपर पूछा गया, उन्होंने कहा जी जलसा तो होता है कंसोलिडेटेड, यानी एक जगह होगी उसी के ऊपर लोग आएंगे और आपको लाखों लोग इकट्ठे करने होते हैं। एहतजाज जो होता है वो जगह जगह होगा, 500 बंदा, 400 बंदा, 200 बंदा, 250 बंदा, 50 बंदा,
यानी वो आप शहर को चौक कर सकते हैं, वो एहतजाज होगा जो एक जगह कंसोलिडेटेड नहीं होता, वो तो पूरे पिंडी के अंदर हो सकता है, कहीं भी हो, फिर सिंबॉलिक वैल्यू भी है इसकी अपनी। बहरहाल ये खदशा था गंडापुर साहब के हवाले से कि इसलिए उनको जनाब ये जलसा मुलतवी करना पड़ा, क्योंकि गंडापुर साहब के अलावा तो खैर मेरा नहीं ख्याल किसी और की तकरीर सुनने के लिए कोई आएगा। इमरान खान साहब के बाद इस वक्त अगर कोई तकरीर करता है जिसमें लोगों की दिलचस्पी होती है या वो जज्बात और वो एक यानी कि जिसको कहते हैं वलवला, जोश, वो सारा आपको गंडापुर साहब की तकरीर में नज़र आता है, तो इसलिए उनकी गिरफ्तारी का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है, अगर वो ऐसा हो सकता है। अब आते हैं सर बेकरी वाले वाक़ये के ऊपर। अफसोसनाक बात है, मैंने पहले भी गुजारिश की इसी वीलॉग के अंदर, मैंने 4 मरतबा ग़ालिबन कहा है कि ये जो हमारी तकसीम दर तकसीम है, ये बड़े ही अफसोस की बात है। वाक़ये के बारे में बता दूं, बेकरी वाला वाक़या, काजी साहब के साथ उनकी फैमिली जो थी बेकरी में गए और वहाँ पे एक जो उस बेकरी का मुलाजिम है वो क्या गुफ्तगू कर रहा है, एक वो गुफ्तगू कर रहा है और एक वीडियो बना रहा है। तो गुफ्तगू क्या हुई, उन्होंने पूछा, पहले तो शायद वो जानते भी नहीं होंगे इतना, उन्होंने कहा फ़ाइज़ ईसा हैं, यानी ईसा फ़ाइज़ हैं आप, नाम भी उसको पूरा नहीं पता था। बहरहाल उन्होंने वो उसको मुखातिब किया तो बताया गया हाँ, तो उसके बाद उन्होंने जो जुमले कहे वो मैं यहाँ तो नहीं दोहराता, शायद आपने वीडियो में देखे हों। अब इसमें सबक क्या है, अब की ताज़ा तरीन ख़बरें जो हैं वो उसके मुताबिक ये है कि उस लड़के का तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक़ नहीं था। पहली बात तो ये सामने आ रही है। ठीक है, तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग, इस ट्रेंड भी चल रहा है, इस पर शादियाने भी बजा रहे हैं। उसकी वजह वो क्या पंजाबी में कहते हैं, दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी टुर जाना है। ये इख्तिलाफात होते हैं, एक फैमिली हमारी अपनी यहाँ पाकिस्तान की एक कल्चर है, रिवायात हैं, कुछ ख़ानदान के लोग अगर साथ हों या बुज़ुर्ग साथ हों या बुज़ुर्ग हों तो उनका बावजूद इख्तिलाफ़ के आप उनके साथ बदतमीज़ी नहीं करते या कम अज़ कम इस लेवल पे नहीं जाते। अब वो बहरहाल चले गए साहब, किसी भी वजह से गए, उनकी वजूहात पीटीआई से हट के हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। हमारी तहकीक के मुताबिक पीटीआई वजह नहीं थी, पीटीआई का जो एंगर है या गुस्सा है काजी साहब के ऊपर, ये वो वजह नहीं था, उसकी वजह कुछ और है। बहरहाल अब वो भाई साहब जॉब से फारिग हो गए। अब जॉब से फारिग होने का मतलब ये है कि ऑब्वियसली वो जॉब इसलिए कर रहा था कि उसके डिपेंडेंट्स होंगे, वालदैन हों या बच्चे हों या जो भी हो, कम उम्र था ये भी बताया जाता है। दूसरा, उसके करियर के ऊपर भी दाग लग गया, आइंदा के लिए उसके लिए प्रॉब्लम होगी। जॉब अगर कहीं जाएगा तो वो होता है वाकया, रिपोर्ट भी हो जाएगा, सारा कुछ सामने आ जाएगा, फिर तरबियत भी सामने आती है, अदम बर्दाश्त आपके सामने आता है। अब मैसेज इसमें क्या है, आइंदा वो कंपनी या दीगर कंपनीज जब भी लोगों को जॉब पे रखेंगी तो फिर वो आपको एक स्क्रू जो है ना, वो इसमें से स्क्रूटनी के अमल से गुजरना पड़ेगा। आपकी अपनी जॉब भी गई, लोगों की जॉब एट स्टेक आ जाएगी, और लोगों के लिए जो जॉब लेने जाते हैं इन जगहों पर जहाँ इस किस्म के लोगों का आना जाना हो, तो उनको भी अलर्ट रहना पड़ेगा। तो ये इसमें सबक यही है कि हमें अपने कल्चर, अपनी रिवायात को मद्देनज़र रखना चाहिए, और जो अपना आपका काम है उसके अंदर आपकी ये जो पॉलिटिकल एफिलिएशंस हो या पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग हो, वो काम के दरमियान अगर बीच में आएगी तो उसका नुकसान आपको होगा। कंपनी आपको फ़ौरन फारिग कर देगी, वो आपको जॉब या पे इसलिए नहीं कर रही कि आप अपने स्कोर वहाँ पे खड़े होकर सेटल करें उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो इस तरह का रवैया जो है मेरा ख्याल है कंडेमनेबल है, हर लिहाज से किसी भी तरह उसकी तारीफ़ और तौसीक नहीं होनी चाहिए, उसकी मजम्मत होनी चाहिए, हर जगह पे होनी चाहिए, हर फोरम पे होनी चाहिए और की जानी चाहिए। मैं ज़ाती तौर पर इस वाक़ये की मजम्मत इसलिए करता हूँ कि हमारा कल्चर, हमारी रिवायात और हमारा मज़हब वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। अगर एक की गलती है तो दूसरी गलती उसको जस्टिफाई नहीं कर सकती। आप उसकी इस्लाह का कोई अमल और तरीके से कर सकते हैं, अपने इख्तिलाफ राय को आप बयान कर सकते हैं, लेकिन इस तरह नहीं कर सकते। इस तरह फिर मुआशरा जो है, अगर कल मुझसे कोई गलती हो तो फिर मेरी फैमिली के साथ सामने कोई और आके मुझे गाली दे दे, तो फिर ये सिलसिला चल निकले, तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि वो एंड कहाँ पे होगा, सबकी बारी आ जाएगी फिर। बहरहाल आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।